आज हम एशिया के दो सबसे बड़े देशों को देख रहे हैं, भारत और चीन, और उनके विकास के सफर पर एक नजर डाल रहे हैं। आपको शायद ये जानकर थोड़ी हैरानी हो, मुझे तो हुई थी, कि 1980 में अगर प्रति व्यक्ति आय देखें तो भारत असल में चीन से लगभग 2 गुना आगे था। हाँ, ये एक दिलचस्प आंकड़ा है। तो सवाल ये उठता है कि भाई पिछले 40 सालों में ऐसा क्या बदला कि आज चीन की अर्थव्यवस्था भारत से करीब 5 गुना बड़ी हो गई है। हमारे पास कुछ अच्छे लेख और विश्लेषण है इस पर, तो चलिए इसी की तह तक चलते हैं, देखते हैं क्या समझ आता है। बिल्कुल। और कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों के जरिए ये समझें कि अर्थव्यवस्था हो या बुनियादी ढांचा हो या फिर शिक्षा, इन सब में जो अलग रास्ते अपनाए गए, उन्होंने कैसे दोनों देशों की किस्मत को इतना अलग कर दिया। हाँ, क्योंकि आज तो तस्वीर बिल्कुल पलट चुकी है। 2024 में चीन की प्रति व्यक्ति आय वो करीब $25,000 है और भारत की $10,000 के आसपास, मतलब 2.5 गुना ज्यादा चीन की। तो एक बड़ी वजह तो यही लगती है, जो सब कहते हैं, कि चीन ने अपनी इकोनॉमी दुनिया के लिए पहले खोल दी, भारत से करीब 10 साल पहले, 1978 में ही। हाँ बिल्कुल, ये 10 साल का फर्क सुनने में शायद कम लगे, पर इसका असर बहुत गहरा था। अच्छा। हाँ, मतलब वो जो 1978 में उन्होंने दरवाजे खोले ना, उससे उन्हें ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी जगह बनाने का एक हेड स्टार्ट मिल गया। और फिर उन्होंने निवेश पर बहुत जोर दिया। जीडीपी का करीब 40%। आप सोचिए, 40%? भारत का कितना था उस वक्त, या अब भी है? भारत का निवेश 29 से 33% के बीच रहा है। अच्छा। तो वो एक बड़ा अंतर है। और चीन का फोकस शुरू से मैन्युफैक्चरिंग पर था, इसीलिए वो दुनिया की फैक्ट्री बन गए। उनका एक्सपोर्ट देखिए, आज भी भारत से लगभग 5 गुना ज्यादा है। और इसमें वो SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उनका भी हाथ रहा होगा। बिल्कुल, कम टैरिफ, आसान नियम, SEZs ने बहुत मदद की। और भारत, हमने तो 1991 में रिफॉर्म शुरू किए। हमारा रास्ता थोड़ा अलग था, है ना? हाँ, भारत ने 1991 में सुधार किए, वो जरूरी थे, लेकिन हमारा फोकस सर्विस सेक्टर पे ज्यादा रहा, IT पर, जो अपनी जगह ठीक है, पर मैन्युफैक्चरिंग उस स्केल पर नहीं बढ़ी। निवेश की दर भी चीन से कम रही। और एक और चीज थी, वो ट्विन बैलेंस शीट वाली समस्या। हाँ, वो बैंक्स और कंपनियों की खराब हालत वाली बात। जी, उसने भी निवेश को काफी समय तक रोके रखा। ये तो हुई अर्थव्यवस्था की बात, लेकिन जमीन पर जो दिखता है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें भी शायद जमीन आसमान का फर्क है। मैंने पढ़ा कि सड़कें भारत में कुल मिलाकर ज्यादा लंबी हैं चीन से। हाँ, कुल लंबाई में शायद हों, पर क्वालिटी और स्पीड का क्या? चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे नेटवर्क है। सोचिए, 1,77,000 किलोमीटर। 1,77,000? और भारत में अभी करीब 6,000 किलोमीटर है। तो अंतर देखिए। और हाई स्पीड रेल, चीन में 45,000 किलोमीटर का नेटवर्क है। 45,000? हाँ, और भारत में पहला कॉरिडोर 508 किलोमीटर का वो अभी बन रहा है। हमारे पास एक YouTube व्लॉगर का जिक्र भी था, जिसने चीन के शहरों की साफ सफाई, फुटपाथ, यहाँ तक कि बिना ड्राइवर वाली बसें देखी। जी, और ये जो बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, पोर्ट्स, बिजली, सड़कें, इसका सीधा असर व्यापार की लागत पर पड़ता है। एक पुराने अध्ययन में तो कहा गया था कि चीन में व्यापार करना 50 से 80% तक सस्ता हो सकता है, इसी वजह से। अच्छा। उनका मॉडल रहा, पहले बनाओ, नियम बाद में देखो। अब जाहिर है उनकी जो शासन प्रणाली है, उसमें ये तेजी से हो पाया। जमीन अधिग्रहण, मंजूरियां वगैरह। बिल्कुल, भारत में जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसमें स्वाभाविक रूप से ज्यादा समय लगता है। सही बात है। अब अगर शिक्षा की बात करें तो क्या वहां भी कहानी अलग है? हाँ, वहां भी दिलचस्प अंतर है। चीन में स्कूल 6 साल से शुरू होता है, और शुरू से ही वोकेशनल ट्रेनिंग, मतलब पेशेवर या तकनीकी शिक्षा पर जोर ज्यादा रहता है। और भारत में? हम तो बच्चों को जल्दी भेज देते हैं स्कूल, 2.5-3 साल में ही। हाँ, और हमारा जोर अकादमिक पढ़ाई पर ज्यादा रहता है। और एक और चीज, चीन में कॉलेज एडमिशन के लिए वो गाओकाओ एग्जाम होता है। हाँ, सुना है बहुत मुश्किल होता है, 9 घंटे का। जी, वो छात्रों का भविष्य तय करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो इस अलग फोकस का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि चीन ने अपनी इंडस्ट्री के लिए शुरू से ही, आप कह सकते हैं, कुशल कामगार तैयार किए, स्किल वाले लोग। उन्होंने R&D, मतलब रिसर्च और डेवलपमेंट पे भी ज्यादा खर्च किया। जीडीपी का लगभग 2.6%। और भारत का करीब 0.7%। ऐतिहासिक रूप से भी देखें तो भारत का जो ब्रिटिश सिस्टम था, वो क्लर्क बनाने पर फोकस था। आजादी के बाद भी हायर एजुकेशन पर जोर ज्यादा रहा, तो बुनियादी और तकनीकी कौशल में एक कमी सी रह गई। चीन में जो स्टेम ग्रेजुएट्स हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स वाले, उनका इंडस्ट्री से जुड़ाव बेहतर दिखता है, जबकि भारत में
कई इंजीनियर अपनी योग्यता से कमतर नौकरियां कर रहे हैं, ये भी एक सच्चाई है। अब अगर हम लोगों की बात करें कामगारों की, तो भारत के पास एक बड़ा प्लस पॉइंट है, हमारी युवा आबादी, डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसे कहते हैं। चीन तो अब बूढ़ा हो रहा है। हाँ, ये भारत के लिए वाकई एक बहुत बड़ा अवसर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक पेच भी है। वो क्या? भारत में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी वो सिर्फ 24% के आसपास है। सिर्फ 24%? और चीन में? चीन में ये 61% है। ओह, मतलब हम अपनी आधी आबादी की क्षमता का पूरा इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे। बिल्कुल। तो संक्षेप में अगर देखें तो कई चीजें हैं। सुधार कब शुरू हुए, निवेश किस पर हुआ, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी तेजी से बना, शिक्षा इंडस्ट्री की जरूरतों से कितनी जुड़ी, शासन प्रणाली कैसी है, इन सब ने मिलकर दोनों देशों को इतना अलग कर दिया। तो हमने देखा कि कैसे अलग अलग फैसलों और प्राथमिकताओं ने भारत और चीन को आज इतनी अलग मुकाम पर पहुंचा दिया है, जबकि 40 साल पहले शुरुआत इतनी अलग नहीं थी। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये निकल कर आती है, क्या भारत अपनी इस युवा आबादी, अपने सर्विस सेक्टर की ताकत, यूपीआई जैसी डिजिटल क्रांति और अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था का लाभ उठाकर क्या वो जरूरी कौशल विकास पर ध्यान देकर और मैन्युफैक्चरिंग पर सही से फोकस करके चीन के साथ इस अंतर को पाट सकता है? या फिर ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा में ऐतिहासिक अंतर आ गया है, वो एक स्थायी चुनौती बना रहेगा? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब भविष्य ही देगा।